Hello friends, welcome. In this video we'll talk about integration of princely states. We are doing chapter 1 of the book Indian Politics since Independence. देखिए हमने बात की थी पिछले वीडियोस में इंडिपेंडेंस के बाद क्या चैलेंजेस थे और उसके बाद हमने बात की पार्टीशन की और अभी हम बात कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स की। तो देखिए जैसे इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो पूरा इंडिया जो था ना वो दो तरह की स्टेट्स में डिवाइडेड था जब हम आज़ाद हुए। एक थी ब्रिटिश इंडिया यानी कि वो प्रोविंसेस जो डायरेक्टली ब्रिटिश कंट्रोल के अंडर थी और दूसरी थी प्रिंसली स्टेट्स। अब ब्रिटिश इंडिया में तो आ गई वो डायरेक्टली जैसे मैंने आपको कहा जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के अंडर थी और दूसरी तरफ जो प्रिंसली स्टेट्स थी ये वो स्टेट्स थी जो कि दे वर रूल्ड बाय प्रिंसेस या फिर आप ये कह सकते हैं कि इन लोगों के पास कुछ इंटरनल अफेयर्स को अपने आप मैनेज करने की आज़ादी थी लेकिन जो इन लोगों ने ब्रिटिश सुप्रीमेसी यानी कि ब्रिटिश कंट्रोल को एक्सेप्ट कर लिया था यानी कि कुछ हद तक इनको आज़ादी थी लेकिन ज़्यादातर जो मैटर थे वो ब्रिटिश गवर्नमेंट के कंट्रोल में ही थे। इस सिस्टम को इस अरेंजमेंट को कहा जाता था पैरामाउंटेंसी या फिर सुजरैनिटी ऑफ द ब्रिटिश क्राउन। अब ये जो प्रिंसली स्टेट्स थी दे वर ऑलमोस्ट 1/3 ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ द ब्रिटिश इंडियन एम्पायर एंड इसमें से आउट ऑफ 4 इंडियंस लिव्ड अंडर द प्रिंसली रूल्स। मतलब जितने भी हिंदुस्तानी थे उनमें से 1 आउट ऑफ द 4 में से एक हिंदुस्तानी जो था वो प्रिंसली स्टेट्स में रहता था। तो बात एक बार फिर से ब्रीफली बताता हूँ। ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट्स में डिवाइडेड था पूरा इंडिया और जो ब्रिटिश इंडिया था दैट वाज डायरेक्टली अंडर द कंट्रोल ऑफ द ब्रिटिशर्स एंड प्रिंसली स्टेट्स जो थी वो कंट्रोल में थी प्रिंसेस के या आप कह सकते हो मोनार्क्स के। अब प्रॉब्लम क्या थी? प्रॉब्लम ये थी कि जैसे ही इंडिया का इंडिपेंडेंस अनाउंस हुआ 1947 में तो जो भी स्टेट्स जो पैरामाउंटेंसी या ब्रिटिश सुजरैनिटी में थी उन पूरी स्टेट्स को जो कि जिनका नंबर ऑलमोस्ट 565 था उस वक्त, बड़ी अलग अलग बुक्स अलग अलग फिगर देती हैं लेकिन ये एनसीईआरटी को हम ऑथेंटिक मानते हैं। 565 प्रिंसली स्टेट थी, ये लीगली इंडिपेंडेंट हो गई। ठीक है, ब्रिटिश जो उनके ऊपर सुप्रीमेसी थी वो खत्म हो गई, राइट। और अब जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947 था उसमें ये प्रोविजन था कि ये जो भी स्टेट्स हैं दे आर फ्री टू ज्वाइन ईदर इंडिया और पाकिस्तान, यानी कि इंडिया और पाकिस्तान में से किसी को भी ये लोग ज्वाइन कर सकते थे। 2 नेशन हो गए थे, है ना, आपको पता है डिवीजन की हमने बात कर ली। इंडिया और पाकिस्तान 2 में बढ़ने वाले थे। ये जो प्रिंसली स्टेट थी 565 इनको फ्रीडम थी कि ये कहीं पर भी ज्वाइन कर सकते हैं या फिर दे रिमेन इंडिपेंडेंट, उनको आज़ाद रहने की भी फ्रीडम थी। दिस डिसीजन वॉज लेफ्ट नॉट टू द पीपल बट टू द प्रिंसली रूलर्स। अब ये जो डिसीजन था कि उनको क्या करना है, इंडिया में जाना है, पाकिस्तान में जाना है या इंडिपेंडेंट रहना है, ये लोग नहीं डिसाइड करने वाले थे बल्कि जो प्रिंसली रूलर्स थे वो डिसाइड करने वाले थे। और ये एक बड़ी सीरियस प्रॉब्लम थी जिससे कि पूरी जो हमारी यूनाइटेड इंडिया का जो विजन था, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल को जिसने इंस्पायर किया कि हम एक हिंदुस्तान बनाएंगे और डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ पे बनाएंगे, वो उसके ऊपर एक बड़ा एक खतरा मंडराने लगा। प्रॉब्लम स्टार्टेड वेरी सून। जैसे ही प्रॉब्लम ये जो प्रॉब्लम थी सामने आनी शुरू हो गई, सबसे पहले जो ट्रेवनकोर के रूलर थे, ठीक है, एक पुरानी स्टेट थी ट्रेवनकोर जो आज के कर्नाटका तमिलनाडु के आसपास है, वो ट्रेवनकोर ने अनाउंस कर दिया कि जी वो तो इंडिपेंडेंट रहेंगे। फिर निज़ाम ऑफ हैदराबाद, ठीक है निज़ाम ऑफ हैदराबाद ने डिसाइड कर दिया, ठीक है। फिर कई रूलर्स थे जैसे भोपाल के थे, उन्होंने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली को ज्वाइन करने से मना कर दिया। एंड this response of rulers of princely state meant that after independence there was a very real possibility that India would get further divided into a number of states। ऐसी संभावनाएं बन गई कि हिंदुस्तान जो है वो बहुत अलग अलग स्टेट्स में बट जाएगा। ठीक है, अभी हम मैप पे जाते हैं, ज़रा सा थोड़ा सा यहाँ देखेंगे तो थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। ये देखिए आप, ये जो जितना भी ये आपको दिखाया गया है येलो कलर में, ठीक है, दिस इज ऑल ब्रिटिश इंडिया, और जो ब्लू कलर में दिखाया गया है दिस इज ऑल प्रिंसली स्टेट्स। ठीक है, तो जो भी आप देखें पुरानी जो स्टेट्स हैं उनके और इंडिया कहाँ तक फैला हुआ था। फिर ये जो आपको डॉटेड लाइन दिखाई दी जा रही है ये पॉलिटिकल डिवीजन था बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये आपका इधर आ गया ईस्ट पाकिस्तान, राइट, ये आपका ईस्ट पाकिस्तान आ गया यहाँ पे और ये वेस्ट पाकिस्तान आ गया यहाँ पे। ठीक है,
और बाकी ये जो अलग अलग स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट थी, जैसे जम्मू एंड कश्मीर था, राजपूताना था, ठीक है, फिर आपका ग्वालियर था, फिर पंजाब स्टेट्स थी, फिर ये आपके हैदराबाद, निज़ाम ऑफ हैदराबाद था, ठीक है। और अगर नीचे आ जाएं तो यहाँ देखिए आप, मैसूर था, ठीक है। त्रवन को ढूंढने की कोशिश कर रहा हूँ मैं, वो भी कहीं यहीं कहीं था। कुर्ग था, राइट। यहाँ पर मणिपुर था। तो ये डिफरेंट स्टेट्स थी, प्रिंसली स्टेट्स थी, ठीक। तो प्रॉस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी, अब जो हम एक जिसने नेशनल फ्रीडम स्ट्रगल को इंस्पायर किया, वो डेमोक्रेसी का जो सपना था वो भी थोड़ा सा टूटता हुआ दिखाई दे रहा था, राइट। एंड दिस वाज अ स्ट्रेंज सिचुएशन सिंस इंडियन इंडिपेंडेंस वाज एम्ड एट, हमारा जो मकसद था, हमारी जो उस पूरी फ्रीडम स्ट्रगल थी, वो यूनिटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स पे लड़ी गई, और यही सपना लेकर हम लोगों ने वो सारी इतना स्ट्रगल किया। तो इस वजह से ये एक बड़ी क्रिटिकल सिचुएशन थी, और जो लोग थे वो लोग नहीं चाहते थे, चाहे वो प्रिंसली स्टेट्स में ही रहने वाले जो लोग थे, वो भी नहीं चाहते थे कि वो उनके ऊपर यही प्रिंसेस और मोनार्क्स जो हैं वो रूल करते रहें। रादर वो चाहते थे कि उनको डेमोक्रेटिक राइट्स मिले, ठीक है। तो फिर इस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया? देखिए, गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी वो कैसी रही। जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी इमीडिएटली आफ्टर इंडिपेंडेंस, उसने क्या किया कि ये जो डिवीजन ऑफ इंडिया की जो पॉसिबिलिटी थी ना, ये जो प्रिंसिपैलिटीज में और डिफरेंट साइजेस में, इसको इसको रिड्यूस करने की कोशिश की। जैसे मुस्लिम लीग ने ये आइडिया, इसको अपोज किया कांग्रेस की आइडिया को, कि जो अब एक यूनाइटेड कंट्री बनाना चाहते हैं। मुस्लिम लीग ने कहा कि ये जो प्रिंसली स्टेट्स हैं, इनको फ्रीडम दी जानी चाहिए कि वो किसी भी स्टेट में जाके अडॉप्ट कर सकें, कोई भी ऑप्शन अडॉप्ट कर सकें, चाहे वो अगर वो फ्री रहना चाहते हैं तो फ्री रहें, या इंडिया में जाना चाहते हैं इंडिया या पाकिस्तान। सरदार पटेल जो हमारे उस टाइम डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर थे, जिनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है और उस वक्त वो होम मिनिस्टर भी थे, उन्होंने बड़ा क्रूशल रोल प्ले किया, इसीलिए उनको आयरन मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। ही प्लेड अ हिस्टोरिकल रोल इन नेगोशिएटिंग विद द रूलर्स। जो उन्होंने क्या किया, उन्होंने इन सारे जो प्रिंसली रूलर्स थे, इनके साथ नेगोशिएशंस की, और सिंपल कम शब्दों में कहूं तो उन्होंने साम दाम दंड भेद सब कुछ लगाया, ताकि वो इन लोगों को किसी तरह से मना सकें और इंडियन यूनियन में इंक्लूड कर सकें, ठीक है। बट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड काम था, और इसमें बहुत ही स्किलफुल परसुएशन की ज़रूरत थी। एंड जैसे छोटी छोटी जो हमारी आज की जो स्टेट्स हैं, उनमें भी कई कई रियासतें थी। जैसे फॉर एग्जांपल उड़ीसा में, आज का जो उड़ीसा है उसी में 26 स्मॉल स्टेट्स थी। फिर गुजरात और सौराष्ट्र रीजन में 14 बिग स्टेट्स थी, और 119 स्मॉल स्टेट्स एंड न्यूमरस अदर एडमिनिस्ट्रेशंस। गुजरात में ही देखो 14 बिग स्टेट एंड 119 स्मॉल स्टेट। तो इतने लोगों के साथ नेगोशिएट करना, उनको मनाना, समझाना कि वो अपनी अथॉरिटी को सरेंडर कर दें, वो बड़ा स्किलफुल काम था। अच्छा, फिर दूसरी जो गवर्नमेंट की जो अप्रोच थी, इसमें तीन मेन इश्यूज को उन्होंने ध्यान में रखा। सबसे पहला इशू क्या था? द पीपल ऑफ द मोस्ट ऑफ द प्रिंसली स्टेट्स वर क्लियरली वांटेड टू बिकम द पार्ट ऑफ द इंडियन यूनियन। पहली बात तो सीधी साफ थी कि जो लोग थे वो नहीं चाहते थे कि ये जो प्रिंसली रूल है ये चला रहे, वो चाहते थे कि इंडियन यूनियन में हम मिले और डेमोक्रेटिक राइट्स उनको मिले। सेकंड था, द गवर्नमेंट वाज प्रिपेयर्ड टू बी फ्लेक्सिबल। गवर्नमेंट तैयार थी, फ्लेक्सिबल थी उनको ऑटोनॉमी देने के लिए, कि जैसे जो मान रहा है, जो टॉफ़ी से मान रहा है उसको टॉफ़ी से मना लो, जो चॉकलेट से मान रहा है उसको चॉकलेट मना लो, जो नहीं मान रहा है उसको एक अगर कान के नीचे लगाना पड़ रहा है तो वैसे भी मना लो, ठीक है। तो थर्ड था, in the backdrop of partition which brought into focus the contest over demarcation of territory, the integration and consolidation of territorial boundaries of the nation had assured supreme importance. हमारी जो हमारा जो बैकग्राउंड था जो पार्टीशन का, उसको देखते हुए हमारी जो टेरिटोरियल बाउंड्रीज हैं उनको सेटल और डिमार्केट करना भी एक बहुत बड़ा चैलेंज था इस वक्त पे। 1947 से पहले peaceful negotiations had brought almost all states whose territories were contiguous to the new boundaries of India into the Indian Union. जितनी भी स्टेट्स थी जिनकी बाउंड्रीज इंडियन यूनियन के साथ लगती थी, वो सब लोग तैयार हो गए, ज़्यादातर लोग जो तैयार हो गए, और उन्होंने एक डॉक्यूमेंट साइन किया जिसको इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, और वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बन गए। कुछ स्टेट्स जो हैं जिनको इस एक्सेशन में प्रॉब्लम आई, या जो लोग इस आसानी से नहीं माने, उनमें एक थे जूनागढ़, हैदराबाद, कश्मीर एंड मणिपुर। तो अगर जहाँ तक जूनागढ़ की बात है, वहाँ पर एक प्लेबिसाइट हुआ, और उसमें प्लेबिसाइट में जो वहाँ के लोग थे उन्होंने अपनी इच्छा जताई कि वो इंडियन यूनियन का हिस्सा बनना चाहते हैं। प्लेबिसाइट एक ऐसा एक तरीका है
ठीक है, जिसमें लोग जो हैं वोट से डिसाइड करते हैं अपने पॉलिटिकल फ्यूचर को। ठीक है, कि वो क्या करना चाहते हैं, वो इंडियन में आना चाहते थे या वो इंडिपेंडेंट रहना चाहते थे, तो उन्होंने वोट किया इन फेवर ऑफ ज्वाइनिंग द इंडियन यूनियन। तो इस तरह से जूनागढ़ का प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। फिर अगर हम बात करें कश्मीर की, तो 8th चैप्टर पूरा का पूरा कश्मीर पे बेस्ड है, तो हम डिटेल उसमें पढ़ लेंगे। आगे जो फर्दर 2 स्टोरीज हैं वो हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, दैट इज अबाउट हैदराबाद एंड मणिपुर, बट नॉट इन दिस वीडियो, इन द नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन आप कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और क्या इंप्रूवमेंट इसमें होनी चाहिए, और चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।